नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है, और वो तो अब तक आप देख भी चुके होंगे। नेता हो या कोई और, या गवर्नर ही क्यों ना हो, जनता के सामने कोई बड़ा नहीं होता, तो क्लास तो सबकी लगेगी। हाँ, खबर का चैप्टर भी बड़े विस्तार से खोलते हैं और आपको विस्तार से समझाने के साथ साथ सरल भाषा में समझाते हैं। न्यूज का फैमिली शो है, बच्चों को भी बुलाइए और दिखाइए। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आज पाठशाला में क्या है? कृषि कानूनों का आखिरी चैप्टर अभी बाकी है। यह कहानी अभी बाकी लगने लगी है क्योंकि आज बड़ी खबर आई है। वो बड़ी खबर आपको बताऊंगा। पाठशाला में कृषि कानून से जुड़े सबसे बड़े चेहरे आपके सामने आएंगे। कृषि कानून पर सबसे बड़े समर्थक वर्सेस सबसे बड़े विरोधी, दोनों को सुनिए आज आप, तब पता चलेगा कि कृषि कानून इस देश के लिए कितना जरूरी था या नहीं। इसके अलावा ममता बनर्जी 2024 तक कांग्रेस का टेक ओवर कर लेंगी क्या? आपकी कबाड़ कार को कीमती बनाने वाला कारखाना भी आपको दिखाऊंगा, और पाठशाला में गलवान के महावीरों के बलिदान का चैप्टर भी होगा आखिर में। लेकिन सबसे पहले शुरू करता हूं और बात करता हूं कृषि कानूनों की। आपको याद होगा, हमने भी आपको यह दिखाया था कि कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का एक एक्सपर्ट पैनल जो रिपोर्ट सौंपी है उसने सुप्रीम कोर्ट को, उसमें क्या कहा है। 19 मार्च को अपनी रिपोर्ट दी थी। अब तक पता नहीं चला कि रिपोर्ट में क्या है। कृषि कानून वापस हो गए, रिपोर्ट है कहां किसी को नहीं पता। 19 मार्च को रिपोर्ट जमा हुई, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने वो रिपोर्ट में क्या है देश को नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट में यह पता चल जाता है कि दिवाली में पटाखे फोड़ने चाहिए कि नहीं फोड़ने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यह पता चल जाता है कि भाई मीडिया हाउसेस में ज्यादा हंगामा और प्रदूषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट देश के और मसलों पर सब कुछ बता देता है, लेकिन जो मसला देश का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी गई 19 मार्च को, वो आज तक देश को पता नहीं चली कि कहां है। लेकिन हमने बताया। एक्सपर्ट पैनल के मेंबर अनिल घनवत, जो महाराष्ट्र के बड़े किसान संगठन के नेता हैं, शेतकारी संगठन, उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दूसरी बार चिट्ठी लिखी। पहली चिट्ठी सितंबर में लिखी, दूसरी चिट्ठी उन्होंने आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी। और अनिल घनवत ने जो चिट्ठी लिखी उसमें बड़ी बातें क्या हैं आज आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट खुद रिपोर्ट को सार्वजनिक करे या फिर कमेटी से कह दे हम ही रिपोर्ट सार्वजनिक कर देते हैं। और वो क्यों चाहते हैं कि रिपोर्ट सार्वजनिक हो? वो इसलिए चाहते हैं कि रिपोर्ट में कई ऐसी बातें हैं जिनसे व्यापक जनहित जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट से उन किसानों की आशंकाएं दूर होंगी जिन्हें कुछ नेताओं ने गुमराह किया। ये खुद लिख रहे हैं उस पैनल के सदस्य जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। कृषि कानून वापस होने से बड़ी संख्या में किसान निराश हुए हैं, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर जाइएगा, कुछ लोगों को सुनिएगा, तो इसे देश का आंदोलन बताया जाता है। लेकिन हमने आपको अनिल घनवत का इंटरव्यू भी दिखाया था जिसमें उन्होंने बताया था कि देश भर के ज्यादातर किसान चाहते थे कि यह कानून आए। और वो लिख रहे हैं सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि बड़ी संख्या में किसान देश के निराश हुए जब सुना कि ये कृषि कानून वापस हो रहे हैं। कृषि कानून भले ही वापस हो गए, लेकिन सुधारों को रोका ना जाए, ये वो मांग कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर कृषि कानून को लेकर जो उनकी रिपोर्ट थी वो सार्वजनिक नहीं हुई, उस पर कुछ नहीं हुआ, तो वो 1 लाख किसान लेकर दिल्ली पहुंच जाएंगे जो इस कृषि कानून का समर्थन करते हैं। अब दो तरफ लोग हैं, वो किसान जो चाहते हैं ये कृषि कानून आए, वो जो कहते हैं नहीं आए। एक वो जो कहते हैं एमएसपी पर कानून बन ही नहीं सकता, दूसरे सुधार होने चाहिए। एक वो जो अड़े हैं कि एमएसपी पर कानून आना चाहिए। आज आपको दोनों आवाज सुनाऊंगा, एक साथ सुनिए, उनके जवाब सुनिए और तय कीजिए कि क्या इस देश के किसान के लिए सही है। पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ अनिल घनवत जुड़ रहे हैं शेतकारी संगठन के, जो कि उस सुप्रीम कोर्ट के पैनल में मौजूद थे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था कि आप देश भर के किसान क्या सोचते हैं ये बताइए पता करके। और उन्होंने वो रिपोर्ट सौंपी जिसमें वो कहते हैं कि देश भर का किसान, ज्यादातर किसान चाहता था कि ये कानून आए। अनिल जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर किसानों के लिए कदम नहीं उठाए गए, ये रिपोर्ट नहीं आई,
तो आप 1 लाख ऐसे किसान लेकर दिल्ली पहुंच जाएंगे जो कि इन कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं या ये सुधार चाहते हैं। लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि देश भर का किसान तो विरोध कर रहा है, फिर ये 1 लाख किसान कौन है जो समर्थन करते हैं? कब लाएंगे, क्यों लाएंगे, देश को बताइए जरा। आज जो चित्र दिखाई देता है, इन कानूनों के विरोध में देश भर का किसान इसके कानूनों के या सुधारों के खिलाफ खड़ा है। आवाज नहीं आ रही भाई। लेकिन जो हमने कमेटी में लोगों से बातचीत की, उसमें अनेक किसान संगठन थे, एफपीओ थे, एपीएमसी थी, ट्रेडर्स थे, एक्सपोर्टर से, जो भी स्टेक होल्डर से, सरकारी अधिकारियों से भी हमने इस दौरान बातचीत की और उन सबका निचोड़ ये है कि ज्यादातर तो किसान ये सुधार चाहते हैं। वो कानूनों को सपोर्ट इसलिए करते हैं कि किसान खेती में अब थोड़ी बहुत आजादी मिलने की आशंका इन कानूनों की वजह से तैयार हो रही थी। कानून पूरी तरह से सही थे ये हमने कभी कहा है और जिन्होंने हमारे साथ बात की उन्होंने भी नहीं कहा है। सुधारों की जरूरत है कानूनों में और इसीलिए हमारी कमेटी को गठित किया गया था। हम आज तक जो इन सुधारों का समर्थन करने वाले लोग थे, इसलिए रास्ते पे नहीं आए क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि किसान के खिलाफ किसान खड़ा है ऐसा दृश्य तैयार हो जाए। हमें ये आशंका थी कि सरकार और ये जो आंदोलनकारी किसान है इनमें बातचीत होके मसला हल हो जाएगा। लेकिन आज परिस्थिति ये हो गई कि किसान आंदोलन के दबाव की वजह से हमारे देश के पंतप्रधान मोदी जी ने ये कानून रिपील करने का निर्णय ले लिया। अब ये निर्णय होने के बाद ये आंदोलन जारी है, तो अब हमें लग रहा है कि हमारी बात भी हमें रास्ते पे ही सुलझानी पड़ेगी। जो भाषा सरकार को समझ में आती है उसी भाषा में हमें भी बात करनी पड़ेगी। तो इन सुधारों का समर्थन करने वाले कितने लोग हैं इस देश में, ये भी देश को जानना चाहिए। कितने लोग होंगे सर? समझना आप 1 लाख किसानों की बात कर रहे हैं जो दिल्ली आएंगे, और कब आएंगे? बिल्कुल आएंगे। 1 लाख किसान जुटाना कोई आसान काम नहीं होता, तो इसे समय लगेगा, 2-3 महीना इसमें जाएगा और 2-3 महीने के बाद हम पूरा देश के कोने कोने में जाके किसानों को सुधार कैसे चाहिए, ठीक है। चाहिए। पुष्पेंद्र चौधरी जी, आप सुन रहे हैं, अनिल घनवत देश के बड़े किसान संगठन के न सिर्फ अध्यक्ष हैं बल्कि उस पैनल में थे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। वो 2 बड़ी बातें कह रहे हैं। एक, उस पैनल के सामने ज्यादातर किसानों ने कहा था कि ये कृषि कानून, ये बदलाव आने चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो जाए लेकिन आने चाहिए। और दूसरा, वो कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होगा तो वो 1 लाख किसान लेकर दिल्ली पहुंचेंगे। तो आपके साथ पूरा देश खड़ा है, कम से कम अब ये भ्रम तो दूर हो जाना चाहिए। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में अधिकार है। अनिल घनवत जी चाहे 1 लाख क्या 10 लाख किसान आकर के अपनी किसी मांग के ऊपर आंदोलन कर सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। हम उनको रोकना नहीं चाहते, ना कोई रोक सकता है, ना सरकार रोक सकती है। नहीं, लेकिन आपने सर, पुष्पेंद्र चौधरी जी, आपने कहा सरकार जो है वो ये कानून वापस ले क्योंकि देश भर का किसान इसके खिलाफ है। वो कह रहे हैं देश भर का किसान चाहता है ये कानून आओ कुछ बदलाव के साथ। तो आप लोगों ने जो कहा फिर वो सत्य नहीं है। आप मानिए कि आपके साथ कुछ लोग हैं, 2.5 प्रदेशों के किसान हैं, देश का किसान आपके साथ नहीं है। नहीं, सारे देश का किसान हमारे साथ नहीं, तो फिर इनके साथ कौन है? अरे सुन तो लो, ये अभी तो इन्होंने कहा है, अभी तो जुबानी खर्च किया है इन्होंने, मैं 1 लाख आदमी लेके आ जाऊंगा। जब ये लेके आ जाएंगे उस दिन इनका इंटरव्यू ले लेंगे। अरे भाई, तो इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है ना। ये कह रहे हैं कि भाई उसमें सब लोग कह रहे थे कि कानून वापस नहीं होने चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से जो रिपोर्ट मांगी गई उसके साथ संयुक्त किसान मोर्चा इनके सामने, पूछो इनसे, जो 400 संगठन यहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनमें से एक भी व्यक्ति इनके सामने नहीं गया। हाँ, तो वो नहीं गया तो वो 400 संगठन देश का किसान नहीं है ना भाई। आप 400 संगठन देश के किसान हैं, बाकी लोगों की कोई अहमियत नहीं है।
वो बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन है। बड़ा क्या होता है सर? पूरा तो नहीं है ना, बड़ा तो नहीं है, पूरा तो नहीं है, देश का किसान नहीं है, वो खुद कह रहे हैं। अनिल घनवत ये बताइए, वो ये कह रहे हैं पुष्पेंद्र चौधरी कि आप जबानी खर्च कर रहे हैं, आपके साथ किसान नहीं है। ये तो जब हम वहां आएंगे वहां तभी समझ में आएगा। लेकिन मैं तो ये जानता हूं अभी कि देश का किसान रिफॉर्म चाहता है, क्योंकि हमने खुद उनसे बात की है। पंजाब हरियाणा का और वेस्टर्न यूपी का जो मसला है वो अलग है, वहाँ मंडी एक अलग चीज है और बाकी पूरे देश में मंडी एक अलग चीज है। एमएसपी का मसला सिर्फ पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश जहाँ से गेहूं और चावल की खरीद होती है उस तक ही सीमित है। बाकी देश के किसानों का एमएसपी का ज्यादा फायदा होता नहीं है। लेकिन जो रेगुलेशन है, जो रिस्ट्रिक्शन है खेती के व्यापार पे, उससे पूरे देश के किसान को क्षति पहुंचती है। पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी के किसानों को भी क्षति पहुंचती है। हम ये नहीं कहते कि एमएसपी बंद हो, जो व्यवस्था जारी है वो रखे, लेकिन इन कानूनों ने जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सुधार किए थे, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से नहीं, अनिल जी मुझे एक बात बताइए, अनिल जी मुझे एक बात बताइए कि क्या एमएसपी पर कानून आना चाहिए, या आपको लगता है ये देश के हित में है, किसान के हित में है? ये अगर कानून एमएसपी रहनी चाहिए, लेकिन उसका कानून अगर बनेगा और कभी दाम एमएसपी के नीचे गिर जाते हैं, उससे ट्रेड नहीं होता, आगे अगर सामने उतनी डिमांड नहीं है तो कोई भी ट्रेडर किसानों से माल खरीद नहीं करेगा, क्योंकि उनकी जेल जाने की आशंका है। कानून ऐसा बनेगा कि एमएसपी के नीचे कोई भी अगर खरीद करता है तो वो जेल जाएगा, तो व्यापारी कहेंगे कि हम नहीं खरीद कर सकते, भाई कानून ऐसा बना है, हम जेल नहीं जाना सकते, तो किसान कहाँ बेचेगा, ये दिक्कत है। दूसरी बात यह है कि आज 2 फसलें सिर्फ हम खरीद कर रहे हैं, और वो भी पंजाब और हरियाणा से ज्यादातर हम खरीद करते हैं। उससे भी ऐसी स्थिति आ गई है कि देश की जो डिमांड है बफर स्टॉक की वो 41 लाख टन है, और हमको 110 लाख टन खरीद करना पड़ा है। 1,60,000 रुपया हमारा उसमें अटका पड़ा हुआ है। जो गेहूं हमने, ठीक है पुष्पेंद्र चौधरी जी, आप अनिल घनवत को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं एमएसपी पर कानून नहीं आना चाहिए, ना देश के हित में ना किसान के हित में। नहीं, इन्होंने एक बात और कही है कि उसमें 17 लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। उस प्रश्न का जवाब दे दो, उसके बाद फिर मैं आपकी जवाब देता हूँ तरीके से। मैंने 1,60,000 करोड़ कहा है, 17 लाख नहीं। सुन लीजिए क्या कहा है, सुन लीजिए क्या कहा है। मैंने 1,60,000 करोड़ कहा है, 17 लाख करोड़ नहीं कहा है। छपा था अखबारों में, इसलिए कह रहा हूं। चलो, क्लैरिफिकेशन आपने कर दिया, अब मैं जवाब देता हूं। एमएसपी का पहले अर्थ समझ लो, हम क्या डिमांड कर रहे हैं। हम ये डिमांड नहीं कर रहे कि सारा माल जो सरकार खरीदे। हम ये कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति मार्केट में एंटर करेगा, चाहे व्यापारी हो, सरकार हो और या कोई और कंपनी हो, वो जो घोषित एमएसपी है उस फसल की, उस साल की, उससे नीचे ना खरीदे। अरे मार्केट में अगर उसको खरीदना है तो उससे ऊपर खरीदेगा, हमने ये कहा है, इससे नीचे ना खरीदे। पुष्पेंद्र चौधरी जी वही तो वो तर्क दे रहे हैं, पुष्पेंद्र चौधरी जी वो वही कह रहे हैं कि आपने अगर एमएसपी पर कानून बना दिया और अगर जो भी प्राइवेट प्लेयर है उसको ये लगा कि भाई ये क्वालिटी वैसी नहीं है या इस बार ज्यादा क्वांटिटी में उग गया है तो हमको इतने पे फायदा नहीं होगा और वो नहीं खरीदेगा, तो कौन खरीदेगा? फिर सरकार खरीदेगी, और सरकार खरीदेगी तो कहां डंप करेगी? जगह नहीं है, और उसके बाद वो क्या फायदा होगा? वो सरकार डिस्ट्रेस सेलिंग करेगी, देश का ही नुकसान होगा। देखिए, ये आप 10 रुपए की चीज 20 रुपए में खरीदेंगे? बताइए। देखिए सुशांत जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा मुझे समय अलाउ कर दिया। ठीक है, लीजिए समय, लीजिए पूरा लीजिए सर। इस विषय में स्वयं मुझे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह कृषि सचिव ने बुलाया था जनवरी के पहले हफ्ते में। हम लोग 2 दिन लगातार 4-5 घंटे बैठे थे कि भाई अगर हम एमएसपी की लीगल गारंटी दे देते हैं तो क्या खर्चा आएगा सरकार का या नहीं आएगा। हमने तमाम आंकड़े मैंने वहां प्रस्तुत किए और उन्होंने उन सारे आंकड़ों को कृषि सचिव के माध्यम से तस्दीक किया और उनको की सहमति बनी कि हाँ भाई ठीक है, आपकी बात ठीक है। हमने जो है सारी बात ये बताई थी कि भाई देखिए, एमएसपी की जो फसलें हैं उनकी कीमत जो है करीब जो है 10 लाख करोड़ रुपए की बनती है गन्ना हटा करके, क्योंकि गन्ना एमएसपी पे बिक जाता है, प्राइवेट सेक्टर मुख्य रूप से उसको खरीदता है। इस 10 लाख करोड़ में से लगभग, चूंकि किसान भी आधी आबादी है, उसमें से लगभग 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का माल खुद किसान के घर में कंज्यूम हो जाता है, या पशु आहार में कंज्यूम हो जाता है किसान के घर पे, या बीज के रूप में अगले साल में इस्तेमाल होता है, या कुछ खराब हो जाता है।
अब बचा 7 लाख करोड़ रुपए का माल, उसमें से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का माल जो है वो सरकार खरीद रही है पहले ही, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए उसको चाहिए। तो केवल 3.5-4 लाख करोड़ रुपए का माल बचता है जो प्राइवेट सेक्टर खरीदता है। और हमने ये भी कैलकुलेशन बताई थी कि प्राइवेट सेक्टर औसतन 20-25% एमएसपी से नीचे खरीद रहा है, तो उसको लगभग 50-60 हजार करोड़ रुपए जो वो लूट हमारी हर साल कर रहा है, वो अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर को हमें देने पड़ेंगे। सरकार को अतिरिक्त कुछ नहीं ठीक है। अब इसमें मैं 2 प्रश्न पूछूं सर, आया उसी के अनुसार वो खरीद सर। मेरे 2 प्रश्न है सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार, ज्यादा नहीं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, मेरे 2 प्रश्न है। पहला कि अभी 23 फसलों पर एमएसपी मिलती है, उसमें भी सब पर खरीद नहीं हो पाती। सरकार किस पे खरीदती है आपको भी पता है। जब आप एमएसपी पर कानून लाएंगे तो बाकी के जो किसान जो बाकी फसलें उगा रहे हैं वो कहेंगे क्या मैं मूर्ख हूं जो मुझे एमएसपी पर फसल बेचने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, या मेरे लिए यह कानून नहीं होना चाहिए। तो अभी जो आप 10 लाख करोड़ गिना रहे हैं वो बढ़कर कहां जाएगा, इसको भी बताइए। और दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर 3.5 लाख करोड़ का खरीदता है, जब आप एमएसपी पर कानून बना देंगे, और वो इसलिए खरीदता है क्योंकि भाई उसको अगर अच्छी क्वालिटी नहीं है तो एमएसपी पे कम पे मिल गया तो खरीद लिया, मान लीजिए उसने हाथ खड़े कर दिया और वो बाहर से इंपोर्ट कर लेगा, तो ये 3.5 लाख करोड़ क्या आपको लगता है किसी देश के लिए मायने नहीं रखते? सरकार खरीद ले और उसको सड़ा दे। अरे भैया, हम नहीं कह रहे कि सरकार खरीदे, तो कौन खरीदेगा सर, ये तो बताइए। पूरी बता रहा हूं ना, एक एक बात सुनिए। बहुत आर्थिक आपकी पाठशाला चल रही है तो हम भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर देते हैं। 4 उदाहरण दे देता हूं। यहां पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है, जिसके अनुसार जो है मिनिमम वेजेस मजदूरों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। तो आपके आर्गुमेंट के अनुसार सारे मजदूर बेकार हो गए, सबको जो है सरकार ने नौकरी दे दी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, सरकार खुद अपनी सुरक्षा के लिए स्टाम्प ड्यूटी के लिए जो है मिनिमम सेक्टर रेट, जो सर्किल रेट कहते हैं, वो जमीनों के रेट घोषित करती है, उससे नीचे कोई खरीद परचेज नहीं होती है। तीसरा, जो एयरलाइंस हैं, आज की तारीख में एयरलाइंस के मिनिमम किराए घोषित हैं, तो क्या सारी एयरलाइंस का खर्चा टिकट जो है सरकार खरीदती है? चौथा, जो चीनी बन रही है आजकल देश में, उसका रेट मिनिमम घोषित है कि एक्स मिल प्राइस ये होगा, उससे नीचे कोई मिल नहीं बेच सकती है। पांचवा, जो एयरटेल और ये सब कंपनियां हैं, ये चाहती हैं कि भाई मिनिमम ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, घोषित कर दिया जाए, क्योंकि हम जो है टैरिफ हमारे कम है टेलीकॉम के और हम घाटे में जा रहे हैं। तो तमाम उदाहरण है जिसमें मिनिमम रेट घोषित किया जा सकता है। इसका मतलब सरकार को नहीं खरीदना है। बार बार कह रहा हूं, ये गलत प्रचार किया जा रहा है। ये 16-17 लाख करोड़ रुपया एक अन्य चैनल पे। अब इस पे अनिल घनवत जवाब दें, उसके पहले मेरे एक और प्रश्न का जवाब दीजिए। मिनिमम वेजेस अगर मान लीजिए मजदूरों के लिए तय है और मुझे वो नहीं देना है, तो क्या मैं बाहर से मजदूर इंपोर्ट कर सकता हूं? नहीं, मजदूर कोई बाहर से नहीं आता है, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे वो उसको उतना देना ही पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन अगर कोई फसल आप उगा रहे हैं और मुझे वो नहीं लगता कि उस क्वालिटी की और मुझे एमएसपी पर नहीं देना चाहिए, तो मैं बाहर से इंपोर्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? या आप चाहते हैं कि सरकार इंपोर्ट भी बैन कर दे? नहीं, वो उसके लिए बता देता हूं। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, जब चाइना से सस्ता माल आ सकता है और चाइना से जो है सस्ती स्टील आती है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगाई जाती है? ये तात्कालिक चीजें होती हैं कि आपने बाहर से कुछ साल इंपोर्ट किया, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, उसके बाद वही मार्केट जो है अप चला गया, और इस विश्व में कोई भी देश हमसे सस्ते में जो है प्रोडक्शन नहीं कर सकता। पर वही तो मैं पूछ रहा हूं पुष्पेंद्र जी, जिस साल ये होगा कि मान लीजिए इंपोर्ट कर लिया, उस साल किसान से कौन खरीदेगा? सरकार नहीं खरीदेगी तो? अरे, जब प्रोडक्शन अपने यहाँ है तो फिर इंपोर्ट करने की क्या आवश्यकता है? मिनिमम पर वही वो रेट है। अनिल घनवत जी, क्या आप मेरा प्रश्न समझ पा रहे हैं? कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर एमएसपी पर सरकार ने कानून बना दिया, दूसरा जो एक प्रश्न का जवाब अभी नहीं मिला, खैर वो फिर आ जाऊंगा आप पर। अनिल घनवत जी, क्या बाकी लोग नहीं कहेंगे कि हमको भी एमएसपी के दायरे में लाइए? और अगर ऐसा होगा तो कितने लाख करोड़ की खरीद की बात आएगी? और दूसरा कि भाई क्या किसान से व्यापारी जो है वो एमएसपी पर खरीद ही लेगा या नहीं खरीदेगा? और नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा? हाँ बिल्कुल, मुझे भी थोड़ा समय दीजिए मेरी बात रखने के लिए। पुष्पेंद्र जी ने गन्ने का जिक्र किया। गन्ने को तो FRP है और FRP का कानून है, और कानून ये कहता है कि गन्ना फैक्ट्री में आने के बाद 14 दिन के बाद एक मुश्त पूरा भुगतान कर देना चाहिए। क्या स्थिति है आज? हमारे महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है कि हमको 1 हफ्ते में चाहिए और जो FRP है पूरी हमें मिलनी चाहिए। नहीं दे सकते हैं, शुगर फैक्ट्रीज भी नहीं दे सकते हैं। तो इसे यानी कानून होने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है, कई सालों से नहीं मिल रहा है। और बाकी उत्तर प्रदेश में वगैरह तो कितना बका है आप जानते हैं। यानी कानून बनने से
बात सुलझती नहीं। दूसरा मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में 2015-16 में बाहर से मोजाम्बिक से अरहर आने के बाद इतना सरप्लस हो गया, देश में भी बम्पर प्रोडक्शन हो गया, तो एमएसपी के नीचे दाम गिर गए। तो गवर्नमेंट खरीद नहीं कर रही थी, उसके लिए आंदोलन करने पड़े। तो खरीद शुरू होने के बाद हमारा महाराष्ट्र में 1 एकड़ में 10 क्विंटल माल आ जाता है एवरेज अरहर का। सरकार ने कहा 3 क्विंटल ही खरीदेंगे, तो बाकी का 7 क्विंटल हम कहाँ बेचे, क्योंकि दाम गिर गए थे। व्यापारी और हमारे यहाँ फडणवीस सरकार थी, तो उन्होंने कानून बनाया था कि एमएसपी के नीचे कोई भी व्यापारी खरीद नहीं करेगा। तो व्यापारी ने कह दिया कि भाई ये तो कानून बन गया, अब हम नहीं खरीदेंगे। तो 7 क्विंटल बताइए पुष्पेंद्र जी, उदाहरण है ये। नहीं, मैं एक गवर्नमेंट जो खरीद करती है वो एफएक्यू ग्रेड का माल खरीद करती है। सुनिए, जो सारे अनाज नॉन एफएक्यू है वो खरीद नहीं करती। ठीक है, अब उनको जवाब देने दीजिए, जरा स्पष्टता हो लोगों को। मुझे जवाब देने दीजिए। दूसरी बात यह है कि आपने 15-20 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, एक धान का किसान 8-10 दिन तक अपना माल लेके बैठ गया प्रोक्योरमेंट सेंटर पे, कोई खरीद करने नहीं आया, तो उसने पेट्रोल जला दिया था। तो इतनी सारी दिक्कतें हैं ना हमारे पास ये खरीद करने। ठीक है, अब पुष्पेंद्र चौधरी को जवाब देने दीजिए। जी पुष्पेंद्र चौधरी। हाँ, देखिए ऐसा है, ये अर्थशास्त्र के सारे सिद्धांतों को उल्टा कर रहे हैं। अगर हवाई जहाज के किराए मिनिमम सेट कर दिए गए तो सारे हवाई जहाज खाली जा रहे हैं क्या? ऐसा होता है क्या कभी? क्या ये जो फ्लोर मिल्स हैं, जो आटा चक्कियां हैं और बिस्किट बनाने वाले तमाम अपनी फैक्ट्री बंद कर देंगे, कोई कुछ खरीदेगा ही नहीं? ऐसा होगा क्या इस देश के अंदर? इस देश के अंदर भुखमरी आज भी है। नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूं पुष्पेंद्र जी, जो संकट है वो ये है कि जब प्राइवेट प्लेयर ये बोलेगा कि मैं नहीं खरीदूंगा, जैसे वो अरहर का एग्जाम्पल दे रहे थे, जब वो कहेगा मैं नहीं खरीदूंगा, फिर आप जैसे लोग और सारे देश के लोग कहेंगे अरे किसान तो मर जाएगा, आप खरीदिए, तो सरकार खरीदेगी, क्योंकि इस देश में किसान के नाम पर तो पॉलिटिक्स होती है। वो खरीदेगी, उसके बाद उसको कहां रखेगी? तो व्यापारी बोलेगा एक काम कीजिए, कम दाम पर हमको बेच दीजिए। क्या ये देश के लिए मुनाफे का है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर साल जो किसान है वो भी अपनी फसल को उसी के अकॉर्डिंगली शिफ्ट करता चला जाता है। जैसे ये जो कह रहे हैं ना गेहूं और धान ज्यादा हो रहा है, अरे इसी वजह से हो रहा है क्योंकि गेहूं और धान का ही एमएसपी का दरवाजा खुलता है इस देश में, तो सब लोग गेहूं धान बो देते हैं। जब ये बाहर और भीतर जो कह रहे हैं कि आग लगा दिया था, वो आग इसलिए लगाया था, अगर बाहर भी उसको रेट 1940 रुपए का धान का मिल रहा होता तो वो सेंटर पे लाता ही नहीं। तो ये चीज जो है पुष्पेंद्र जी, यही तो मसला है, बाहर देगा कौन? अरे बाहर दे रहे हैं, अरे कौन दे रहा है सर, मुझे बताइए ना, कौन दे रहा है? किसान क्यों आत्महत्या करता बाहर रेट मिल रहा होता तो? हाँ, बाहर अब नहीं मिल रहा ना, जब उसको मिनिमम स्लैब कानूनी जमा पहना दिया जाएगा तब मिलेगा उसको। वो यही एक आप जो पुष्पेंद्र जी बात कर रहे हैं वो बड़ी आदर्श बात है। जो व्यवहारिक अभी जमीन पर हो रहा है, आपको भी पता क्या है कि यूपी से, बिहार से, अलग अलग जगहों से जो धान है, गेहूं है, खरीद लिया जाता है, और चूंकि पंजाब में मिल जाता है तो वहां जाकर बेच दिया जाता है। क्या आपको लगता है ये नहीं होगा किसानों के साथ? उनको एकदम एमएसपी पर मिलने लग जाएगा, देश में स्वर्ण काल आ जाएगा। अरे मार्केट कभी भी परफेक्ट नहीं होते, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन काफी ज्यादा जो है, जैसे अब मैं एक उदाहरण दूं, इस देश में लाइसेंस लेकर के गाड़ी चला सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस के बिना, लेकिन आप तमाम लोगों को पकड़ सकते हो जो बिना लाइसेंस के, तो कानून तोड़ने वाले रहेंगे। वो एक बात छोड़ दीजिए आप, लेकिन यदि कानून ही नहीं होगा तो सभी कानून तोड़ने वाले। बहुत सुंदर पुष्पेंद्र जी आपने बात कही कि कानून ही नहीं होगा, आदर्श स्थिति नहीं होती। अगर ये सारी बातें समझ रहे थे तो ये 3 कृषि कानून भी आने देते, जिसमें कहीं नहीं लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट में किसान की जमीन लिखाई जा सकती है, लेकिन आप लोगों ने डर भर दिया कि भाई ऐसा से वैसा और वैसा से वैसा होगा तो जमीन ले लेंगे। जवाब देता हूं, इसका जवाब देता हूं। कानून में कभी भी अंग्रेज भी नहीं लिख सकते थे कि हम जमीन हड़प लेंगे। जो 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून था, उसके माध्यम से कानून का इफेक्ट होता है, उसमें लिखा नहीं जाता है हम आपके गला घोट देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। एक कानून पास करा दो, जो भी एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन वाले लेंगे गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, आप लोगों की सबके शटर बंद हो जाएंगे अगले दिन, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा होगा कि हम आपकी शटर दुकान बंद करने जा रहे हैं, लेकिन अप्रूवल ही नहीं देगा वो, आपको एडवर्टाइजमेंट आपको मिलेंगे नहीं, तनख्वाहें आप बांट नहीं पाओगे।
चैनल बंद। तो ये कानून के प्रभाव होते हैं कि उसका प्रभाव क्या होगा। तो इसी आपके इसी लॉजिक से अगर एमएसपी पर कानून आ जाए तो आप जो कह रहे हैं कि ये नहीं होगा, सारे व्यापारी जो हैं वो खरीद लेंगे एमएसपी पर और किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी, सरकार को खरीद नहीं करनी पड़ेगी, इसको क्यों माने? हम मान के चलते हैं कि भाई इसमें भी ऐसा हो सकता है, कोई व्यापारी क्यों खरीदेगा एमएसपी पर? वहां आपको डर क्यों नहीं सताता? क्योंकि आपको एमएसपी पर कानून चाहिए। अरे भाई, ये इसी तरीके से जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स आपको भरना पड़ता है, उसके बाद भी कुछ लोग चोरी कर लेते हैं, वो चीज अलग है। उसके लिए प्रवर्तन निदेशालय और तमाम एजेंसीज। आपको लगता है जिस देश में 17% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसानों का है और 55% आबादी किसानी से जुड़ी हुई है, वहां आपको लगता है इतना आसान है कह देना कि कुछ लोग तो कर लेंगे? तो चलने देते सारे कानून, उसमें भी कुछ लोग करते। नहीं, 90% उसमें सफाई हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं 90% जो किसानों का भला हो जाएगा। इसके विषय में क्योंकि ये आप मान रहे हैं ना पुष्पेंद्र जी, यही तो दिक्कत है। आप जो मानते हैं आपको लगता है वही सही है। अनिल घनवत और इनके संगठन के लोग अगर कहते हैं एमएसपी पे कानून नहीं चाहिए, दूसरी व्यवस्था कीजिए, वो आपको स्वीकार नहीं है। ये सारे आर्गुमेंट को हमने जो है इंडियन एक्सप्रेस में 23 जनवरी को मैंने चर्चा की। हरीश दामोदर जी इसको कवर करते हैं और ये आर्टिकल है, उन्होंने छापा है। ठीक है, इसको आप भी अपने उस पर निकाल करके देख लीजिएगा। द कॉस्ट ऑफ गारंटीड एमएसपी, क्योंकि कुछ तथाकथित जो है अर्थशास्त्रियों ने हवा बना दी थी, 17 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा देश। कल से मैं सारे फसलों को अगर एमएसपी में लाइएगा तो कितना खर्च होगा? किसी एमएसपी की क्या लाएंगे प्रश्न? सारे फसलों को एमएसपी के दायरे में जब लाइएगा कानून बनाकर तो कितना खर्च होगा? आपका कैलकुलेशन क्या है? हमने ये कहा है कि मिनिमम गारंटी आप दे दो, उसके नीचे कोई खरीदेगा ही नहीं, बात ही खत्म हो जाएगी। अरे पर मैं अभी की मौजूदा स्थिति में कह रहा हूं कि अगर 23 को छोड़कर सारे फसल आ गए एमएसपी के अंदर तो आपका कैलकुलेशन क्या है? कितने लाख करोड़ खर्च होगा? अभी 23 फसलों की बात है और सारी एग्रीकल्चर जीडीपी लगभग 31 लाख करोड़ रुपए की इस देश में है। सरकार को नहीं खरीदना है भाई, बार बार कह तो रहा हूं, प्राइवेट आदमी को खरीदना है, जो मार्केट में एंटर होगा उसको खरीदना है। भाई मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, सारे फसल एमएसपी के दायरे में आ गए अगर कानून के अंदर तो कितने लाख करोड़ का खर्च आएगा? अरे एमएसपी घोषित नहीं है ना 23 फसलों के अलावा। अरे कैलकुलेशन एक अंदाजे पे बताइए ना, 10 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, 17 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, आपका कुछ तो कैलकुलेशन होगा। एमएसपी की फसलें जो मार्केट में आती हैं वो करीब 7 लाख करोड़ की आती हैं। ये तो अभी आती है ना सर, ये तो अभी आती है। मैं कह रहा हूं सबको आपने समेट लिया एमएसपी के दायरे में, तब कितने लाख करोड़ की आएगी? अरे तो एमएसपी का रेट तो बताओ ना, किस चीज का क्या घोषित? अरे भाई मैं कह रहा हूं आपने इतना, आप कह रहे थे अभी आप राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर को प्रेजेंटेशन देकर आए थे, तो उनको नहीं समझा के आए कि अगर इसका इतना रखिएगा, इसका इतना रखिएगा तो इतने लाख करोड़ का खर्च आएगा? अरे भैया कई हजार प्रोडक्ट्स हैं, उसकी एमएसपी कितनी होगी? हाँ तो कई हजार प्रोडक्ट आएंगे एमएसपी के दायरे में। अभी 23 आएंगे फिलहाल। क्यों 23 आएंगे? बाकियों को क्यों नहीं मिलेगा? बाकी सब लोगों को अगर दे सकते हो तो दे दो। नहीं तो क्यों? अच्छा, और वो जब आंदोलन करेंगे तब? करो आंदोलन, अधिकार है सबका, करो आंदोलन, सब सड़क पर बैठे रहो, डालना चाहिए। आप इसीलिए तो एमएसपी पर अड़े हुए हैं क्योंकि आपको पता है यही होगा। आप इंटरप्ट मत करो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बहुत बढ़िया डिस्कशन चल रहा है। 23 फसलें जो हैं ये लगभग एग्रीकल्चर जीडीपी का 33% कवर हो जाता है इसी से। 33% दूध की और हमारी मांग है, दूध अमूल के रेट पे घोषित कर दो आप, तो लगभग 65% कवर हो जाएंगी सारी फसलें। अब फिर बाकी 35% उनका क्या गुनाह है? उन किसानों का उनसे बाकी 35% गुनाह किसानों का क्या गुनाह है? अरे हम क्या कह रहे हैं, उनका कोई गुनाह नहीं है, उस चीज को भी धीरे धीरे ऐड किया जा सकता है, धीरे धीरे फार्मूले बताए जाएंगे। पुष्पेंद्र जी जो आप ऐड करा रहे हैं ना, वो इस देश का जो टैक्स पेयर है उसी की जेब से जाएगा, अमेरिका से पैसा नहीं आएगा। आपको जुड़वाने में कुछ नहीं जा रहा है, इसको भी जोड़ लो, उसको भी जोड़ लो, सबको जोड़ लो, देश भरेगा कहां से? अरे क्लास के गुरुजी ये तो सुन लो, आपने क्लास सुनी तो हमारी बात आपने एक नहीं सुनी। मैंने कहा सरकार को तब से आप ही बोल रहे हैं सर, नहीं खरीदना है। अच्छा ठीक है पुष्पेंद्र जी, खर्च नहीं होना है, पुष्पेंद्र जी मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं सीधा। आप 10 बार बोल चुके सरकार को नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है, ठीक है? हाँ। क्या आज आप इस चैनल पर बोलकर जा सकते हैं कि एक कानून लाइए एमएसपी पर जिसमें यह रिटर्न में हो कि सरकार एमएसपी पे नहीं खरीदेगी? हाँ यही तो कह रहे हैं हम, सरकार नहीं खरीदेगी केवल। हाँ, अब प्राइवेट प्लेयर भी नहीं खरीदेगा तब भी नहीं खरीदेगी। सरकार केवल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार जो क्वांटिटी 3-3.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद रही है वो खरीदती रहेगी, उसके बाद वाला नहीं खरीदेगी पक्का? उसके ऊपर कोई बाध्यकारी नहीं है। ये है भाई हमारी मांग, हमारी मांग ही है। ये आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। अनिल घनवत जी इनका कहना है सरकार नहीं खरीदेगी, लिख कर दे दीजिए सरकार नहीं खरीदेगी, और जब नहीं बिकेगा
तो सरकारें जो हैं, चूंकि उनको पता है भाई किसान है, वोट बैंक है, उस पर हंगामा होगा, तो फिर वो खरीदेंगे ही करेंगे, क्योंकि अब एमएसपी पर अभी तो कोई कानून नहीं है, लेकिन फिर भी खरीदती हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, वो कानूनी ऑब्लिगेशन तो नहीं है। तो पहले ये लिखवा लो, ये करवा लो, और उसके बाद फिर वो होगा। फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए खरीदना पड़ता है भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए खरीदना पड़ता है। अब मैं पुष्पेंद्र जी ने जो सवाल उठाया कि कौन से इसमें ये सवाल उठाया कि इस कानून में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि हम आपकी जमीन खरीदेंगे, लेकिन इस कानून में ये जरूर लिखा है कि किसी भी हालत पे किसान की जमीन को हाथ नहीं लगाया जाएगा, भले किसान के ऊपर पैसा बकाया हो तो भी किसान की जमीन एमएसपी पे आ जाओ, कानून तो चले गए, उनका जन्मदिन बन चुका, कानून खत्म हो गए। एमएसपी पे मुझे बात करने दो, अब मुझे बात करने दो। अरे एमएसपी पे बोलो ना, वो कानून की बात खत्म हो गई। और दूसरी बात यह है, आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से दाम गिर जाते हैं। अरहर का इंपोर्ट हो गया करके दाम गिर गए थे, अभी सोयाबीन मिल का इंपोर्ट हुआ तब दाम गिर गए, प्याज का एक्सपोर्ट बन जाता है तो दाम गिर जाते हैं। और इन कानूनों में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के दायरे में से पल्सेस, ऑयल सीड्स, सीरियल्स, ऑनियन, पोटैटो निकाले थे। ये अच्छी बात थी। हमारे देश में 1 करोड़ टन प्याज लगता है डोमेस्टिक यूज के लिए, हम हर साल 2-2.5 करोड़ टन प्याज उत्पादन करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। और ये सरकार जब भी दाम बढ़ते हैं तब दाम गिरा देती है। ये हर चीज के बारे में होता है। ये दलहन, तिलहन के दाम गिराने के लिए अभी इंपोर्ट कम कर दी है। तो ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो मसला है ये बहुत ही अहम है। लेकिन पुष्पेंद्र जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूं, क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जो इससे जुड़ते नहीं थे, फिर भी आपने दे दिया, और वो चलिए दे दिया। एक एग्जाम्पल अमेरिका का देता हूं। वहां पर जब कार्टर सरकार थी तो उन्होंने कहा कि जो लोग दूध उत्पादन करते हैं वो उत्पादन करें, हर 6 महीने पर हम कीमत बढ़ाएंगे, और उसके बाद जो है अगर बच जाए तो आप चीज बनाइए, हम चीज खरीदेंगे। आपको पता है वो चीज खरीदते खरीदते ये हालत हो गई कि गुफाओं में रखना पड़ा, रखने के लिए जगह नहीं थी, सड़ गया, देश का पैसा बर्बाद हो गया, देश की लंका लग गई, और अगली बार जो सरकार आई उसने उसको खत्म किया कानून को। आपके कह देने से कि सरकार नहीं खरीदेगी तो कुछ नहीं होगा, और प्राइवेट प्लेयर जब हाथ उठा देगा लोग पुष्पेंद्र चौधरी के पास नहीं आएंगे, वो देश की सरकारों के पास जाएंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अभी भी आज भी जो 1940 रुपए का धान मिलता है, मतलब एमएसपी है, वो चावल आपको जो है 2000 या 2500 रुपए में नहीं मिलता है प्रति कुंटल, या 25 रुपए किलो नहीं मिलता है। उसका दाम जो है 60, 70 और 100 रुपए है। तो प्राइवेट सेक्टर वाला तो कॉस्ट प्लस पे काम करता है सीधा सीधा। यहाँ केवल किसान है जो कॉस्ट माइनस पे काम करता है। उसको अगर 1940 रुपए का धान खरीदना है तो वो आपको जो है 1940 रुपए में नहीं बेचेगा, वो उसको जो है मिलिंग करके, पैकिंग करके, एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा करके बेचेगा 75-100 रुपए में। तो वो अपना काम कर लेगा अगर उसको वो बिजनेस करना है तो। आप ज्यादा चिंता उसकी मत करिए। ये मिनिमम रेट अगर लगा दिया जाएगा, ये सुरक्षा मिल जाएगी। और सरकार की गारंटी, एमएसपी का अर्थ क्या है? एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी इससे नीचे यदि प्राइस जाएंगे मैं आपको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि सरकार इसको कानून बाध्यकारिता नहीं है तो इसको सपोर्ट नहीं करती है। और हम कह रहे हैं कि सरकार को खरीदना नहीं है, आप केवल ये स्लैब डालिए, उससे नीचे कोई ना खरीदे। इसके 2-3 फायदे और होंगे, आपको बता दूं मैं। ये जो 10 करोड़ टन का भंडार जमा हो गया है ना, ये भी नहीं जमा होगा फिर जो ज्यादा खरीदने से, क्योंकि जब बाहर रेट वही मिलेगा और सरकारी रेट वही होगा तो उस केस में बहुत सारे लोग जो है प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे। आपको उतना क्वांटिटी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको जो है उतना जो स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो गेहूं के आप 1975 रुपए देते हैं, उसको स्टोरेज कॉस्ट के बाद 40 रुपए का, मतलब 4000 रुपए प्रति कुंटल का रेट उसका लगभग बन रहा है, तो वो कॉस्ट भी आपकी बचेगी। अनिल घनवत जी, ऐसा होगा क्या, आपको लगता है? बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं होगा। हमारा कहना यह है कि जितना बफर स्टॉक की जरूरत है उतनी ही प्रोक्योरमेंट करें। जो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था है उसकी वजह से ये दिक्कत हो चुकी है। आज सिर्फ गेहूं और चावल का स्टॉक हम हैंडल नहीं कर सकते, पहाड़ बन चुके हैं, सड़ रहे, चूहे खा रहे, उसको लाखों करोड़ रुपया उसमें अटका पड़ा हुआ है। तो अगर सभी 23 क्रॉप्स का थोड़ा थोड़ा भी आप खरीद करेंगे तो उसको क्या करेंगे? जब अरहर का प्रोक्योरमेंट हो गया तो इतना हो गया, उसका क्या करे? हाँ, वो सरकार नहीं सुलझ रही थी। सरकार ने एमएसपी से कम दाम में व्यापारियों को बेचना शुरू कर दिया, तो बाहर का मार्केट पूरा कोलैप्स हो गया।
और 1 किलो अरहर पे 70 रुपया खर्चा करके सरकार ने 35 रुपए में वो दाल बेची। ये ऐसा करेंगे तो भाई पैसा तो बर्बाद कर रहे हैं देश का, ऐसा नहीं होता है। इसलिए तो कह रहा हूं। ठीक है, पुष्पेंद्र चौधरी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। आप फ्री मार्केट सर, पुष्पेंद्र चौधरी इस पे कुछ कह रहे हैं कि सरकार मत खरीदे, सरकार का काम ज्यादा खरीदना नहीं है, केवल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार जितने उसको माल चाहिए उतना खरीदिए, बाकी पे स्लैब डाल दीजिए, तो सरकार की सिरदर्दी भी खत्म होगी। इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कम होगा, स्टोरेज कम करनी पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर अपना खरीदेगा और कॉस्ट प्लस पे बेचेगा। 1940 का रेट है तो आपको 1940 किसान को दे दिए, अभी वो 1100-1200 रुपए में ले रहा है। ये जो खून लगा हुआ है ना उसके मुंह पे, ये खत्म करना बहुत आवश्यक है। उतना उसने खरीद करने के बाद खरीद बंद कर दी और मार्केट में सरप्लस हो गया और दाम एमएसपी के नीचे गिरे तो क्या करने का? हाँ बता रहा हूँ उसको भी, क्योंकि हजारों प्रोडक्ट है और किसान शिफ्ट कर जाता है। आप आलू किसान या फिरोजाबाद के आसपास है, जिस साल जो है दाम गिरते हैं उसके अगले साल प्रोडक्शन कम कर देता है, और जिस साल दाम उठते हैं उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो ये इकोनॉमी चलती रहेगी, कोई सरप्लस उत्पादन में जाएगी फसल तो अगले साल उसके दाम यदि गिरे तो उसको प्रोडक्शन को डाउन कर देता है। इतना जो बिल्कुल ही वो मान लिया आपने, इससे आपकी, अरे सुन लीजिए, जिस समय उपज आती है वो तो फेंकने पड़ते हैं, आलू फेंकने अरे गणपत जी वो, अरे पुष्पेंद्र जी वो कह रहे हैं कि जिस समय उपज आई उस समय तो फेंकनी पड़ गई ना, जो वहां पर माहौल बना। अगले साल आप कराइए, अगले साल का किसने देखा है? इसीलिए अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है तो किसान को पहले ही पता चलता है कि मेरे उपज को क्या दाम मिलने वाला है और उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा। अनिल भाई नहीं, लेकिन पुष्पेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, अनिल घनवत अगर इतने ही नासमझ हैं, इनको कृषि की कोई समझ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको पैनल में क्यों डाला? आपको डालना चाहिए था फिर। आप ही को सब पता है, आपको पता है भविष्य में क्या होगा, सरकार नहीं खरीदेगी, व्यापारी जो है कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा, वो सब खरीद लेगा, आपको सब पता है, आपको डालते पैनल में। आप इनको बता रहे हैं कि जैसे कुछ नहीं पता। अरे वो तीनों आदमी जो थे, जो किसानों इनके समर्थक थे, वही तो डाले गए थे, वो पहले से डाले गए थे। इनका बायोडेटा खगाला गया कि कौन कौन आदमी हमारे समर्थक है, उनके नाम दिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके नाम डाल दिए, उनका सारा बायोडेटा बहुत सारे, और इनके सामने जो लोग आए उनकी ऑन कैमरे रिकॉर्डिंग हुई, उनको भी इन्होंने कोई नशे वाली दवा खिला के बुलवा लिया कि कानून ठीक है। विरोध करने वाला किसान कोई नहीं गया। खैर चलो, तो क्यों नहीं गया भाई? अरे मैं कह रहा हूं पुष्पेंद्र जी, विरोध करने वाला किसान नहीं गया, लेकिन समर्थन करने वाला आया ना, उस किसान की कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए। हम ये कह रहे हैं, जो भी आए, जब ये कमेटी में इनके विचार आप देख रहे हो, ये कृषि कानूनों के फेवर में है और जो है एमएसपी के विरोध में है। ये हमें पहले से पता था इनका इंस्टेंस क्या है। अशोक गुलाटी जी का भी हमें पता था, और तीसरा वो जो कौन व्यक्ति था उसका भी हमें पता था, एक रिजाइन करके भाग गया। तो हमें इनका सबके बायोडेटा पता थे, इनके सबके हमने विचार सुन पढ़ रखे थे, और एक सेमिनार में मैं इनके साथ रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है, कई बहस में भी मैं रहा हूँ टीवी पे इनके साथ। तो इनके राय की कोई वैल्यू नहीं है। अरे भैया हम कह रहे हैं इनकी बहुत राय की वैल्यू है, तो फिर आप लेकिन इनको खारिज कर दे रहे हैं कि भाई हमको पहले से पता था ये सारे लोग वही हैं। आर्थिक रूप से जो आंकड़े मैंने दिए हैं आपको, सबूत भी मैंने दे दिया आपको, और ये जो आर्टिकल मैंने रेफर किया है, ये सर आज अभी तक आपने मुझे इस बात का आंकड़ा नहीं दिया, इस बात का आंकड़ा नहीं दिया कि अगर सारी फसलें एमएसपी के दायरे में आई तो कितना देश को खर्च आएगा। यार मैं क्या बात बता रहा हूं, एमएसपी पर जो 23 फसलें हैं उनके रेट घोषित हैं, बाकी जो हजारों फसलें जब उनके रेट ही घोषित नहीं है, कैलकुलेशन कैसे? अरे तो आप कर लेते ना सर, जब बैठे हैं खर्चा जोड़ने। अरे भाई जब शादी तय हुई और 23 रिश्तेदारों को नहीं देना है, फूफा मौसा सबको देना है कपड़ा, तो जोड़िएगा ना कि कितना दीजिएगा। आज तक नहीं दिया इसलिए नहीं जोड़ेंगे, जब पहले जोड़ के बताइए कितना होगा, फिर एमएसपी पे कानून मांगिए। ये जीएसटी वाले तो आज तक जो है रेट तय नहीं कर पा रहे। अरे भाई आप जीएसटी, आप कानून मांग रहे हैं ना एमएसपी पर, तो बताइए ना आपका कैलकुलेशन क्या है, कितना देश को खर्च पड़ेगा। कानून मांग लिया, देश को खर्चा कितना पड़ेगा ये बता नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं मैंने सारा आंकड़ा दे दिया। आप गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं। मैं बिल्कुल सही ट्रैक पर हूं, आप गलत ट्रैक पर हैं। मैं बता रहा हूँ। अरे अनिल जी बैठिए, अभी आप शांत बैठिए, आपकी रिपोर्ट आ गई है, उसको कोई पढ़ नहीं रहा है इसलिए आप बेचैन हो रहे हैं। आप शांत बैठिए, कोई पढ़ेगा भी नहीं इसको। सुप्रीम कोर्ट में आप मैं प्राइवेटली रिलीज कर दूंगा, कर दो रिलीज, कर को किसको धमकी दे रहे हो? उसमें यही निकलेगा कि कानून बहुत अच्छे हैं, एमएसपी गारंटी नहीं होनी चाहिए। हम पहले बता रहे हैं आपकी रिपोर्ट में क्या लिखा है, आप बैठिए। देखिए ऐसा 23 फसलें जो ऑलरेडी एमएसपी रिजीम में है, उनकी कैलकुलेशन हुई थी, उनके बारे में चर्चा हुई थी। बाकी जब का रेट सरकार घोषित करेगी ना मेरे भाई, मैं थोड़ी घोषित करूंगा, पुष्पेंद्र जी, मान लोगे आप? पुष्पेंद्र जी कल से रेट घोषित आपकी मांग क्या है? मान लोगे आप?
पुष्पेंद्र जी, आपकी मांग क्या है? देश के किसान की जिंदगी बदलनी चाहिए, राइट? हाँ बिल्कुल। देश का किसान वो भी है जो इन 23 फसलों के अलावा फसल उगा रहा है, हाँ बिल्कुल, राइट? तो उसको भी एमएसपी पर गारंटी मिलनी चाहिए, राइट? मिलनी चाहिए। तो जैसे ही कानून आएगा वो कहेगा हमारी हजारों फसलें जो हैं इस पर भी एमएसपी दो। तो जब आप उन किसानों का भी भला चाहते हैं, उनको नहीं बोल रहे कि तुम अभी बाहर बैठो, पहले 23 वालों को देंगे, तुम आना 10 साल बाद, तो उनके लिए भी कैलकुलेशन करेंगे ना सर कि कितना हमको खर्चा आएगा। तब तो आप एक पर्चा पकड़ाएंगे, बॉस इतना खर्चा आएगा, आप बताइए। अब सुन लीजिए मेरी बात, मैं बताता हूं। देखो, ये मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे 2020 के आंकड़े बता रहा हूं। जो टोटल 30,50,000 करोड़ की एग्रीकल्चर जीडीपी 2019-20 की थी, उसमें से क्रॉप्स का जो शेयर है वो 17.5 लाख करोड़ का है टोटल। उसमें से दो तरह की फसलें हैं, एमएसपी वाली 10 लाख करोड़ की हैं, नॉन एमएसपी वाली 7.5 लाख करोड़ की हैं। लाइव स्टॉक का 9.25 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें फल, ये दूध, सब्जियां और वो सब चीजें, दूध नहीं, दूध प्लस लाइव स्टॉक, बाकी सब चीजें। फॉरेस्ट्री है 2,20,000 करोड़ की, फिशिंग है 2 लाख करोड़ रुपए की। ये सारा मिला के एग्रीकल्चर सेक्टर है। इसमें दूध एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, दूध एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, उसको डाल सकते हो, उसका 1/3 है, तो 65% पे सारा किसान पहुंच जाएगा। हमने उस दूध की मांग रखी है कि दूध में जैसे 6.5% फैट और 9% एसएनएफ का रेट जो है 40-42 रुपए का अमूल दे रहा है, जो किसानों की अपनी संस्था, उस रेट को लागू कर दो। मिनिमम दूध पे आपने लागू कर दिया इन फसलों के अलावा, तो आप 66% वैल्यू वाइज फसलों मैं को सारी बात मान गया, यही बात मैं फिर दोहरा रहा हूं। उनको स्टैंडर्ड, आप मुझे कह रहे हैं मैं ट्रैक पर अटका हूं, आप एक ट्रैक पर अटके। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो 65% का आपका कैलकुलेशन है कि उसको एमएसपी के दायरे में ले आओ। एक तो उससे भी खर्च का दायरा बढ़ता है, पहला। दूसरा कि अगर बाकी 35% को जो छोड़िएगा, सर मेरा प्रश्न सुन लीजिए, बाकी 35% जिनको छोड़िएगा, अगर वो कल को बैठ गए सिंगू बॉर्डर पर, तो फिर किसको बोलेंगे? पुष्पेंद्र चौधरी को या नरेंद्र मोदी को? अब सुनिए, उसके बाद तीसरी बात आपने मेरी नहीं सुनी। जो हॉर्टिकल्चर की हैं, उसमें मेन जो फल सब्जियां हैं, ठीक है, सब्जियां जो है वो, उसमें से मेन फसल है आलू, प्याज और टमाटर। आलू को और प्याज को स्टैंडर्डाइज कर सकते हो आप, उसकी एमएसपी घोषित कर सकते हो, टमाटर की एमएसपी घोषित कर सकते हो, तो आप जो है लगभग 80% फसलों को कवर कर लोगे। हमारे पास है वो सारे तरीके। ठीक है, 80% अगर कवर हुआ सर, तो आप कह रहे हैं 30 लाख करोड़, 31 लाख करोड़ का अगर हमारा एग्रीकल्चर वो है, मार्केट है, तो उसमें अगर 80% कवर किया तो मान लीजिए मोटा मोटा 24 लाख 25 लाख करोड़ हुआ अभी के हिसाब से। हो गया, ठीक है, 25 लाख करोड़ हो गया। अब मान लीजिए सरकार अभी, मान लीजिए आप कह रहे हैं 3.5 लाख करोड़ खर्च करती है, सरकार का खर्चा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये बताइए। 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा। सरकार को वही खरीदना है, सरकार को केवल बार लगानी है कि भाई इससे नीचे इनका माल कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, और उसके बाद सर, सब हम अभी तो हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा हमको भी नहीं पता। अब अगर सरकार ने बार लगा दिया, हम 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं खरीदेंगे, उसके बाद नहीं बिका तो कौन खरीदेगा? मुझे बस इसका जवाब दीजिए। अरे जिस दिन खाना छोड़ देगी दुनिया, नहीं बिकेगा उस दिन। जब तक खाना खा रहे हो सारा बिकेगा माल। खाना है ये, खाना तो अभी भी खा रहे हैं सर। क्या आपने विजुअल नहीं देखे? टमाटर कैसे सड़क पर फेंके जाते हैं, प्याज कैसे सड़क पर फेंके जाते हैं? नहीं खाते अभी प्याज टमाटर? क्या इसीलिए उसमें अंतर ये है कि आप लोग जो 100 रुपए का टमाटर आज खरीद रहे हो ना, वो उसे 10-5 रुपए में मिलता है, इसलिए उसका रेट बढ़ जाएगा। बस इतना अंतर आएगा इस सारी सिचुएशन में। वो प्राइवेट सेक्टर वाले जो हमारी लूट कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी, और वो खत्म करनी है, और कर लेंगे हम इस काम को। पर मैं ये कह रहा हूं, आपने एमएसपी गारंटी कर दी। अब एग्जांपल, सारी बात एग्जांपल पर चल रही है। एमएसपी आपने गारंटी कर दी, मान लीजिए टमाटर पर। हम सब ने कहा भाई पिछले बार जो भी डिस्ट्रेस सेलिंग हुई छोड़ो, इस बार टमाटर ही उगाते हैं। देश में जितनी खपत है टमाटर की उससे ज्यादा उग गया। व्यापारी ने बोला अब इससे ज्यादा हम नहीं खरीदेंगे। कौन खरीदेगा एक्स्ट्रा वाला, ये बताइए। ये तो आपने ऐसे कह दिया, ग्रेजुएशन करने वाला हर एक व्यक्ति ये कहेगा कि मैं जाकर के टीवी एंकर ही बनूंगा। ऐसा होता है? ये कैसे हुआ? मुझे जरा आप ये उदाहरण समझाइए, कैसे हुआ ये? सारे लोग एंकर बनने के लिए निकलते हैं क्या यहाँ से? अरे भाई मैं आपसे टमाटर पे पूछ रहा हूँ, टमाटर की एक्स्ट्रा उपज हुई तो वो कौन खरीदेगा? आप कह रहे हैं सरकार खरीदेगी नहीं, व्यापारी खरीदेगा नहीं, तो वो सड़क पर फेंकेगा। आप कहेंगे कि अरे देखिए किसान के साथ क्या हो रहा है। अरे मैं बता रहा हूँ, सड़क पे फेंका जा रहा है आज भी, लेकिन वो मिनिमम जब रेट घोषित हो जाएगा तो वो प्राइवेट सेक्टर उससे नीचे एक्सप्लॉइट नहीं। अनिल गणपत जी, मैं नहीं समझा पा रहा, पता नहीं दर्शक जो लिख रहे हैं वो तो लिख रहे हैं कि उनको भी पुष्पेंद्र चौधरी की बात समझ में नहीं आ रही। इनको तो प्रधानमंत्री भी नहीं समझा पाए। आपके पास कोई आखिरी विकल्प है समझाने का? जरा मुझे बोलने का अवसर मिलेगा। दीजिए, बोलिए।
अरे आपने लिख दिया, क्या बोलोगे, अब लिख के आ गए वहां। नहीं पुष्पेंद्र जी, ये गलत बात है। मैं आपको खारिज नहीं कर रहा, वो आपको खारिज नहीं कर रहे, आप उनको खारिज कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है पुष्पेंद्र जी। मैं आपको बड़े सम्मान से सवाल पूछ रहा हूं, आपको सम्मान दे रहा हूं सर। उनको भी, मेरे गेस्ट है, वो सम्मान के साथ आए हैं सर। पुष्पेंद्र जी जरा मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए, फिर मैं डिबेट से चला जाऊंगा। अरे मैं प्याज का किसान हूं। बोलिए, आप सम्मानित है, बोलिए। अब बात मत कीजिए प्लीज। आप बोलिए, बोलिए अनिल जी बोलिए। मैं प्याज का किसान हूं और प्याज इसेंशियल कमोडिटी लिस्ट में है और ये मैंडेटरी है कि इसेंशियल कमोडिटी लिस्ट में जो आता है उसकी एमएसपी तय हो। प्याज की कोई एमएसपी नहीं है, तो जब 23 के फसलों को मिलेगी कि तो हम प्याज को भी मांगेंगे, आलू को भी मांगेंगे, वो तो हमारा हक बनता है। और दूसरी बात ये, प्लीज 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 डोंट स्पीक इन बिटवीन। मैं ये कहूंगा आपकी जानकारी के लिए कि जिन सेक्टर्स को एमएसपी नहीं है, पोल्ट्री, डेयरी एंड फिशरी, इनको किसी तरह की एमएसपी का सपोर्ट नहीं है, फिर भी ये 3 सेक्टर बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं इस देश में। ये पंजाब हरियाणा छोड़ के कहीं भी एमएसपी से ज्यादा खरीद नहीं होती है, फिर भी किसान खेती कर रहे हैं। ये सरकार बीच में टांग अड़ाती है करके हम मुसीबत में आ जाते हैं। अगर सरकार रोड़ा न अटकाए तो हम प्याज वाले किसानों को कुछ की जरूरत नहीं। पुष्पेंद्र जी, अभी की स्थिति में आप वो दोस्त नजर आ रहे हैं जो सबको बोले कि चलो पार्टी चलो, फलाना दोस्त जो है वो पार्टी दे रहा है, और उसके बाद आप आलू दम भी ऑर्डर कर रहे हैं, चिकन बिरयानी भी ऑर्डर कर रहे हैं। 3-4 दोस्त गए हैं लेकिन खाना 10 लोग का ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है भरना तो किसी और को है। और आपको जब मना किया जा रहा है तो आप कह रहे हैं अरे मंगाओ ना यार, सब खा जाएंगे। लेकिन बाद में जब बचेगा और जिसको बिल भरना होगा, आपको पता है मुझे तो भरना नहीं है, इसलिए आप सबको जो ऑर्डर करना है वो किए जा रहे वाली स्थिति है। पहली बात आप अपने खुद के वीडियो देखिए, कर दूं मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपके खुद के वीडियो देखिए, आपने क्या कहा है इसमें। जो बात हम आज कर रहे हैं वो तो आप कर रहे थे उस तरफ। अरे हम तो आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको बहुत अच्छी सोच थी, लेकिन आज क्या हो गया मुझे पता नहीं है। एमएसपी मेरी सरकारी सोच नहीं है ना, मुझे कोई खरीद नहीं सकता ना मेरे भाई। आप आजादी मांगो। मेरी सरकारी सोच नहीं है, मेरी सोच है किसान के फेवर में। अब सुन तो लीजिए, इन्होंने अभी ये कहा कि केवल पंजाब हरियाणा से खरीदा जाता है। अरे गेहूं पिछले साल 130 लाख टन मध्य प्रदेश से खरीदा गया है और वो देश में नंबर 1 रहा है, कई साल से वो नंबर 1 पे चल रहा है। आप कह रहे हो केवल वहां से खरीदा जाता है। गेहूं की जो परचेज है, सरकारी परचेज जो हो रही है, वो एमपी से ज्यादा हो रही है, मध्य प्रदेश से ज्यादा हो रही है। पहली बात तो ये है। और ये जो व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि केवल इसी से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कृषि बहुत व्यापक विषय है, बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट हैं, उन सब चीजों पे अलग अलग पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। लेकिन फिलहाल एक शुरुआत की जा सकती है कि 23 फसलों को आप उसमें डाल दीजिए। मेरे पास वक्त इतना ही था सर, लेकिन आप दोनों आए, इसका शुक्रिया। आप दोनों ने बातें कही, उस पर सवाल जवाब हुए, लोगों ने सुना, और लोग खुद तय करें कि क्या इस देश को एमएसपी पर कानून की जरूरत है, नहीं है। देश के किसान भी सुनकर तय करें कि क्या उनको जो वादा किया जा रहा है उसकी जरूरत उन्हें है या नहीं है। क्या सिर्फ 23 फसलों पर जो एमएसपी मिलती है उसी पर मिलने का कानून बनना चाहिए? क्या जो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि सरकार कानून बनाए लेकिन खुद ना खरीदे, प्राइवेट प्लेयर खरीदे, क्या ये रियल वर्ल्ड में संभव है? और बाकी किसानों का क्या होगा, उनके बारे में ये क्यों नहीं सोच रहे? इन प्रश्नों के जवाब आप खुद तलाशिए।